Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to start our new chapter of BPCC 110 which is unit 6 Application of Social Psychology to Environment and Diversity. तो अब जो हमारा न्यू ब्लॉक स्टार्ट हुआ है इसमें हमने जो भी सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा था उसको अप्लाई करेंगे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे इस चैप्टर में हम लोग एनवायरनमेंट और डाइवर्सिटी में अप्लाई करेंगे सोशल साइकोलॉजी को। तो हमारे पास जितने भी चैप्टर आने वाले हैं आगे 6 यूनिट से लेकर के आगे जितने भी चैप्टर्स हैं सब में हमें एप्लीकेशन करनी है। और आपका क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी तरीके से जो है आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू एनवायरनमेंट या फिर एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू एनवायरनमेंट एंड डाइवर्सिटी या फिर सिर्फ डाइवर्सिटी को लेकर के इसी तरीके से चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है कि हमें सोशल साइकोलॉजी को अप्लाई करना है एनवायरनमेंट पर, फिर सोशल साइकोलॉजी को हमने अप्लाई करना है डाइवर्सिटी पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोशल साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट के हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर। फिर इसको हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑन द एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट का हमारे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट होता है, फिर कैसे हमारे किस तरीके से हमारा बिहेवियर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे हम। सोशल डिलेमास क्या होते हैं और सोशल डिज़ाइन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोशल साइकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सोशल साइकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, और इसको स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरप्ले ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। मीन्स कि हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, वो इंटरप्ले हम लोग को समझना है कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आपको किसी एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली बस में आपको रख दिया जाए, आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल है, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होगी, ठीक है ना, आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा, आपको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। तो वो आपके एनवायरनमेंट का अफेक्ट है आपके बिहेवियर के ऊपर। हमारा क्लाइमेट, ठीक है, जब एक्सट्रीम वेदर होते हैं वो हमारे मूड को बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब कुछ भी होता है वेदर, तो उसकी वजह से हमारा मूड और बिहेवियर भी उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्ट होता है। वैसे ही नेचर, जब हम बहुत ज़्यादा ग्रीन या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर जो जगह होती हैं पहाड़ों पर, नदियों के पास या फिर झरनों के पास जब जाते हैं, स्ट्रीम्स के पास, नेचुरल स्ट्रीम्स के पास, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें बड़ा अच्छा फील होता है, हमारे आइज़ को बड़ा सूदिंग फील होता है। ग्रीन कलर और जो एनिमल्स की साउंड होती है, बर्ड्स की साउंड होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, है ना, तो वो हमारे मूड को भी अच्छा करती है। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। और जैसे पोल्यूशन हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन या फिर किसी भी तरीके का पोल्यूशन, वो भी हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हमें देता है, हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है और हमारी एक्टिविटीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि सेम चीज़ इसको उल्टा करके कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन बिहेवियर, कि हम कुछ भी काम करते हैं उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट होता है। सबसे पहली चीज़ कि हम कंजर्विंग एनर्जी, रिड्यूसिंग एनर्जी यूज़ हेल्प्स प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, कि अगर हम जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे पास, उसे हम कितना कम यूज़ करेंगे, उन्हें बचा करके रखेंगे, तो और ज़्यादा नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा और उन्हें फ्यूचर के लिए सेव करके रखेगा। कि हम लोग जो फ्यूल्स हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास नहीं है, पेट्रोल या फिर ईंधन वगैरह जितने भी हैं, तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को और हमारी जितनी नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जो पानी है, इन सबको हमें बहुत ज़्यादा सेव करके रखना है। और एनर्जी जितनी भी हो गई, फॉर एग्जांपल कि जो फ्यूल्स हो गए, पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सब अनलिमिटेड क्वांटिटी में तो नहीं है हमारे पास, तो हमें नहीं बचा करके रखना होगा, क्योंकि ये जब खत्म हो जाएंगे तो इनको दोबारा से बनने में बहुत ज़्यादा कई साल लग जाएंगे। तो इन्हें रिजर्व करके रखते हैं। अगर हमारा ऐसा बिहेवियर है कि हम इन सबको रिजर्व करके रिड्यूस करते हैं इनके यूसेज को, तो उसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्रोटेक्ट होकर के रहेंगे। और रिसाइकलिंग अगर हम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं, रिसाइकलिंग कि हम पोल्यूशन को कम करें, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करें कि कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंके, उसको अच्छे से यूज़ करें, उसको भी रिसाइकल, 3R जो फॉर्मूला है, रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, तो ये सब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट बच सकता है। रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ स्पीशीज़, कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं, कि जितने भी अगर हम फॉरेस्ट वगैरह को बहुत ज़्यादा काटते हैं तो उसकी वजह से जो जानवर उनका घर खत्म हो जाता है, उनके पास कोई जगह नहीं होती रहने के लिए, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी स्पीशीज़ भी कम होती जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि जानवर खत्म होते जाएंगे, एनवायरनमेंट खत्म होता जाएगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है उनके ऊपर। बायोडाइवर्सिटी यानी कि कोई भी डिफरेंसेस जिसकी वजह से लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है वो ख़त्म होती जाएगी। तो ये इफेक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर का एनवायरनमेंट के ऊपर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स, डेफिनेशन है इसमें सबसे पहले, ओवर यूज़ ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज लीड्स टू डिप्लीशन एंड हार्म टू एवरीवन, कि जब हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं,
ठीक है, ओवर यूज़ करते हैं जब उनका, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि वो रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं और इससे सभी लोगों को हार्म पहुंचता है जब हम उनका ओवर यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था। तो ये हमें समझ में आएगी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बिहेवियर को, और हमारा ह्यूमन बिहेवियर भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की जब हम बात करें तो ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है कि हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, और एनवायरमेंटल साइंस हो गया, इन सब फील्ड से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, सभी डिसिप्लिन्स को यूज़ करते हैं। इसमें हमारा फोकस होता है कि हमने जो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर और एनवायरनमेंट को पढ़ा, इन दोनों के रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। और बहुत सारे जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, कि एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि हम इंटरेक्शन को समझते हैं कि भाई बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर और एनवायरनमेंट में क्या क्या इनके बीच का रिलेशनशिप है, वो हम समझते हैं किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट था कि इफेक्ट क्या होता है फिजिकल एनवायरनमेंट का ह्यूमन बिहेवियर पर। इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा सा हमने ब्रीफ पहले पढ़ लिया है। अब हम इफेक्ट्स देखेंगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस की बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमारे इमोशंस में भी वो इन्फ्लुएंस करता है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, और कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी उसकी वजह से हो सकते हैं। जैसे जिन एरियाज़ में धूप नहीं आती, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पर जब ठंड होती है तो बिल्कुल धूप भी नहीं आती उस साइड में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी के केसेस देखे जाते हैं क्योंकि मेलेटोनिन उधर नहीं बनता। तो हमारे इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट और वेदर, इमोशंस को और हमारे बिहेवियर को। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जब होते हैं कहीं पर भी किसी भी एरिया में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उन नेचुरल क्लाइमिटीज़ या डिजास्टर्स की वजह से हाई स्ट्रेस, डिस्ट्रक्ट रूटीन्स, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है, सभी लोगों को फेस करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट उस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाता है, डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो भी हर चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो हमारे इमोशंस और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। साथ में हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जो पोल्यूशन है, एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन, किसी भी तरीके का पोल्यूशन, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज़ या फिर बहुत सारे इश्यूज़ और डिसीज़ हम लोग को फेस करनी पड़ती है। प्रॉक्सिमिटी टू टॉक्सिक साइट्स, अगर हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर केमिकल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करे जाते हैं, उनका यूज़ करा जाता है फैक्ट्रीज़ वगैरह के एरिया में, जहाँ पे चिमनीज से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन या, ठीक है, काफ़ी केमिकल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो भी हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। एक्सेस टू अनहेल्दी फूड, कि जब हम खाना ऐसा खाते हैं जिसमें लाइफ ना हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वाला खाना हम खाते हैं, फिर जो अच्छा ना हो, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकती है, और दूसरे हेल्थ इश्यूज़ भी उसकी वजह से हो सकते हैं। जैसे जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपना सारा वेस्ट मटेरियल या फिर केमिकल जो भी एक्सट्रैक्शन होता है वो सारा नदियों में छोड़ देती हैं, ठीक है, तो वो नदियों का पानी कहाँ जाता है, उन नदियों के किनारे जो भी फसल उगाई जाती है वो सारा पानी उन फसलों में जाता है, जिसकी वजह से एक एक जो वेजिटेबल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, बेशक बाहर से उनमें कुछ भी इंजेक्ट नहीं करा हुआ है, ख़राब नहीं है, बट जो पानी जिसमें इतना ज़्यादा केमिकल था और जो हेल्दी नहीं था, उस पानी का यूज़ करा गया उनको उगाने में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एक एक सेल के अंदर जो है केमिकल होगा जिसको कि आप देख नहीं सकते, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको कितना ही ज़्यादा वॉश कर लो यूज़ करने से पहले, बट फिर भी उनके सेल्स में भी वो केमिकल्स रह जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका हेल्थ इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, चाहे आप कितना ही अच्छा सब्जी वगैरह कुछ भी खा लो। तो ये इश्यूज़ होते हैं। जोग्राफिकल लोकेशन, कि आप किस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर पुअर रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं। अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं जैसे राजस्थान या फिर रेगिस्तान वाले एरियाज़ में, या फिर किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है और रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, बारिश इतनी नहीं हो पाती है, फसल नहीं उग पाती है, तो उस एरिया में आपके पास रिसोर्सेज कम होंगे जो कि आपको अफेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को और आपकी ओवरऑल बिहेवियर को। थर्ड है इसमें मोटिवेशन। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कि अगर जैसे हमने काफ़ी बार पढ़ा है कि लाइट का इफेक्ट हमारी एजुकेशन के ऊपर, लर्निंग एबिलिटीज़ के ऊपर, है ना। और पहले के टाइम पे अगर रात हो जाती थी, जहाँ पर लाइट नहीं आती है गांव वगैरह के एरिया में, ठीक है, रूरल एरिया में, तो वहाँ पर होता क्या है, जो रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर, कि अगर लाइट नहीं आती तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, अंधेरा होने से पहले ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो हमारी मोटिवेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में रह रहे हो कि 24 घंटे काम चलता ही रहता है, तो वहाँ पर भी आपकी स्लीप को वो अफेक्ट करेगा, ठीक है, आपकी पढ़ाई को वो जो है नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। आप अगर ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर ह्यूमिडिटी या फिर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी ऐसे एरिया में रहते हो, तो उसकी वजह से वो आपको आपकी मोटिवेशन को भी इफेक्ट करेगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, आप होमवर्क भी करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, तो आपकी मोटिवेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है हमारा एनवायरनमेंट।
फिर क्लाइमेटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स, पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स और पैशनेट अबाउट एनवायरमेंट आर मोटिवेटेड टू प्रिजर्व इट, इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अब ये नेगेटिवली भी इनफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है हमारी मोटिवेशन को और पॉजिटिवली भी करता है कि जिन लोगों ने देखा है कि नेचुरल क्लाइमेटीज जब भी होती है, कुछ नेचुरल डिजास्टर जब भी आते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उसकी वजह से वो लोग भी मोटिवेटेड होते हैं कि जब किसी और के साथ ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उनकी मदद करें। वो एनजीओज़ अपने खोलते हैं, ठीक है, एनजीओज़ में काम करते हैं ताकि उन लोगों की मदद कर सके जिनके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है या फिर जिन्होंने ऐसी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनकी मदद करने के लिए वो मोटिवेटेड होता है। तो इस तरीके से हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, हमारे बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्सेज को अफेक्ट करता है, हमारी हेल्थ को और हमारी मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं। अब जब बात आती है कि किस तरीके से हमारा ह्यूमन बिहेवियर एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, तो दो तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, फिर पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे करता है? पॉल्यूशन, कि हम लोग यहाँ वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं, जानवरों को मारते हैं, या फिर डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, तो उसकी वजह से हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे पॉल्यूशन हो गया कि हम कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, वाइल्ड लाइफ को हम लोग ख़राब करते हैं, जितने भी हम पॉल्यूटेंट्स या फिर गार्बेज वगैरह अपना फेंकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो नेचुरल हैबिटेट है जानवरों के लिए, ठीक है, वो उनके लिए अच्छा नहीं होता। जैसे अगर हम कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं और जो जानवर होते हैं वो उनको खा लेते हैं। जैसे कई बार हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि आसपास जब हम कुछ भी प्लास्टिक की पॉलीथीन्स में खाना वगैरह फेंक देते हैं, ख़राब खाना जो हमारे लिए ख़राब होता है, और कहीं फेंक दो, जो स्ट्रे डॉग्स हो गए, है ना, या फिर काउज हो गई, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिसकी वजह से कईयों की डेथ भी हो जाती है और कईयों की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये एनिमल्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं, एलर्जीज, अस्थमा, कैंसर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट है किसका? हमारे ह्यूमन बिहेवियर का। ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी वजह से होती है, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम लोग फॉसल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं और क्या करते हैं कि एक छोटा सा लैंड का एरिया है, उस पर जो है एक ही तरीके की हम लोग फसल उगाते रहेंगे। अगर एक ही तरीके की हम लोग फसल उगाएंगे किसी एक छोटे लैंड एरिया पर, तो उससे क्या होगा कि उस फसल में जितने भी न्यूट्रिशंस उस फसल में कहाँ से आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेजिटेबल में, कि अगर एक फसल पे सिर्फ और सिर्फ पोटैटो ही उग रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगी कि वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन उस लैंड से ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि उसको दोबारा से बनने का मौका ही नहीं दे रहे हम लोग। और कई बार हम लोग ऐसे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हमारी सब्जियाँ और ज़्यादा ग्रो कर सकें, जिसकी वजह से उस लैंड की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म होती जाती है, ख़राब होती जाती हैं। और कई बार जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सब क्या है, जो है समुद्र वगैरह में भी फेंक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, बर्फ़ की चट्टानें, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी मेल्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी समुद्र का स्तर क्या है वो और ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये थी ग्लोबल वार्मिंग भी ह्यूमंस की वजह से होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। और लास्ट है क्लाइमेट चेंज, कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का और पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हम इतने ज़्यादा गाड़ियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ठीक है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन उसमें फेस करनी पड़ती है उसे भी। कि पहले के टाइम पे ठंड क्या है, बहुत जल्दी हो जाती थी, अब तो ठंड में बारिश हो रही है, गर्मी में बारिश ही नहीं हो रही है, और गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। जिन एरियाज़ में इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड होती जा रही है, फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये डिफरेंस जो है क्लाइमेट का, कि सीजन्स का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब सीजन्स आते हैं, किस महीने में क्या होना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एटमॉस्फेयर चेंज है वो ढंग से चेंज नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। जो नेचुरल प्रोसेस होती है, सोलर चेंजेस, दीज एक्टिविटीज़ अफेक्ट सोलर चेंजेस एंड वोल्केनिक इरप्शंस कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। कि जिन एरियाज़ में जहाँ पर वोल्केनोज होते हैं उनकी जो इरप्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, सोलर चेंजेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में डिस्ट्रप्शन होता जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे हमारे ह्यूमन बिहेवियर के एनवायरनमेंट के ऊपर। क्या है? पहला पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी वजह से होती है और क्लाइमेट चेंज भी। तो ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर्स के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट पर। इसमें है कि हम कंजर्विंग एनर्जी, कि अगर हम यूजिंग आउटडोर क्लोथ्स लाइन्स, स्मार्ट मीटर्स एंड टर्निंग ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग टीथ हेल्प सेव एनर्जी, या फिर सेव रिसोर्सेज, कि अगर हम रिसोर्सेज को सेव करके रखें, कि अगर हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी हम बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें। अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो इतने ब्रश कर रहे हैं, इतने वो टैप चलता ही नहीं रहना चाहिए, उस टैप को आप बंद कर सकते हैं। और जब जितना आपको पानी का यूज़ हो या फिर जितना आपको लाइट का यूज़ हो, बस उतना ही उसे यूज़ करें।
अगर दिन में भी लोग सिर्फ सारी लाइट्स ऑन करके रखेंगे जबकि ज़रूरत सिर्फ एक लाइट की हो या फिर लाइट की हो भी ना, ठीक है, तो वहाँ पर हम नेचुरल जो सनलाइट है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनर्जी को कंजर्व करके रख सकते हैं। हम 3R फॉर्मूला, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वेस्ट मटेरियल का भी हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इको फ्रेंडली जो बिहेवियर है कि प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ ना करें, कम यूज़ करें प्लास्टिक का। पॉलीथीन जो हमारे पास क्लोथ्स की पॉलीथीन्स होती हैं उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं सामान लाने के लिए। तो ये हम लोग फॉर्मूलाज, ये अगर हम बिहेवियर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होता है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, कि हम रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी, नदी और फॉसिल फ्यूल्स, इन सबको रिजर्व करके रखें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। और इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग नेचुरल जो स्ट्रीम्स हो गई, ठीक है, नदियों वगैरह में ना बहाएं, जिसकी वजह से गंदे पानी को साफ़ पानी में मिक्स ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग कम्युनिटीज़, अगर हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अगर हम यूज़ करते हैं, कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जब रेनफॉल होती है तो उस टाइम पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कि उस पानी को स्टोर करके रखें ताकि बाद में हम उसका यूज़ कर सकें। तो उससे क्या होगा कि जब जो फार्मिंग एरियाज़ है, जहाँ पर अगर जब फसल जब उगती है और उस टाइम पर पानी की ज़रूरत है, बारिश हो उसकी ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो रही है उधर बारिश और आसपास इतनी नदियाँ भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या करेंगे लोग? तो वहाँ पर जो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके रखे उस पानी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, स्टेप्स है। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सब लिखना है एग्जाम में। आपको जो समझ में आता है, जितना आपको याद आता है, या जो भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आप सब इसमें लिख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, पॉजिटिव नेगेटिव सब हमने देख लिया। तो हमारा फर्स्ट 2 टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सोशल डिलेमास क्या होते हैं। तो है सोशल डिलेमा। सोशल डिलेमा का क्या मतलब है कि सोशल डिलेमा क्या होता है? ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर हमें कोई एक चॉइस बनानी पड़ती है, ठीक है, हमारे पास चॉइसेस होती हैं और हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। जब कोई भी इंडिविजुअल ऐसी किसी सिचुएशन में फंसता है तो उसे कोई चॉइस लेनी पड़ेगी, कुछ चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो जो भी चूज़ कर रहा है वो सिर्फ उसके लिए बेनिफिशियल या फिर नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि पूरे ग्रुप को, आसपास की सोसाइटी को उसको भुगतना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। उसे सोशल डिलेमा कहते हैं। डिलेमा सिंगल जो ये वर्ड है, ये जो टर्म है, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स या फिर दुविधा। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हो कि अरे ये करें या फिर दूसरा ऑप्शन चूज़ करें, उसे हम डिलेमा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है सोशल डिलेमा, यानी कि हम जो भी चॉइस मेक करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ हमें नहीं बल्कि सोसाइटी को भी या फिर हमारे ग्रुप को भुगतने पड़ेंगे, हमें अकेले को नहीं फेस करना पड़ेगा। वो सोशल डिलेमा है कि इंडिविजुअल्स में गेट ग्रेटर रिवॉर्ड्स फॉर नॉन कोऑपरेशन दैन फॉर कोऑपरेशन। कि कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे समझते हैं कि आपका 4 जनों का कोई ग्रुप बनाया था, ठीक है, आप चारों को मिलकर के कोई एक टास्क या प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। चारों को अपने अपने टास्क मिल चुके हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि भाई मैं क्यों करूँ इतनी मेहनत, अगर मैंने काम नहीं भी करा तो भी मेरी टीम के दूसरे मेंबर तो काम कर ही लेंगे ना। और आपने ज़्यादा एफर्ट्स उसमें नहीं लगाया, फिर इतना ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं करा, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेशन आपने नहीं करा, बट स्टिल आपकी जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने अपना काम अच्छे से कंप्लीट करा और पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और एट दी एंड जो रिवॉर्ड मिलना था वो आप चारों को मिला, मतलब आपने मेहनत नहीं करी, आपने कोऑपरेशन नहीं करा, बट फिर भी उसका बेनिफिट आपको मिला। तो कभी कभी क्या होता है कुछ सिचुएशन में कि आप ऐसी चॉइस मेक करते हो कि यार मैं क्यों ही मदद करूँ, कि मुझे मैं इतना एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता किसी एक काम में, बट उसका बेनिफिट ना करने के बावजूद भी आपको मिल जाता है। बट इस चीज़ का एक साइड इफेक्ट भी है कि जैसे आप सोच रहे हो कि मैं मदद क्यों करूँ, मैं नहीं भी करूँगा तो भी चल जाएगा, वैसे अगर आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स यही सोचने लग गए तो कोई भी काम नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके पूरे ग्रुप को या फिर सभी को, पूरी सोसाइटी को फेस करने पड़ जाते हैं। जैसे आपने सोचा कि आपकी पूरी सोसाइटी ने सोचा कि मिल करके हम सब लोग साफ़ सफाई करेंगे पूरे एरिया की, और आप सोचे मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी साफ़ सफाई करूँ तो मैं रहने देता हूँ, बट जो दूसरे मेंबर से सबने साफ़ सफाई करी तो जो जो साफ़ एरिया है वो आपको भी मिला है, तो बेनिफिट आपका भी हुआ है। लेकिन अगर आप ही की तरह सब लोग ये सोचते कि यार मैं क्यों करूँ ये इतनी मेहनत, तो क्या होता है कि पूरा एरिया सिर्फ गंदा ही रह जाता है और कोई भी एफर्ट्स नहीं होते। तो वो सोशल डिलेमाज में आता है कि आपकी चॉइस आपको बनानी पड़ती है। कभी कभी आपको फ़ायदा हो सकता है आपके नॉन कोऑपरेशन की वजह से, लेकिन अगर आप ही की तरह सब लोग ऐसा ही सोचने लगे कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, यानी किसी को कुछ भी कोऑपरेट हम नहीं करेंगे, ये चॉइस सबने ली, तो उसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी सभी को फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशल डिलेमास, कि कितने टाइप के सोशल डिलेमास होते हैं। तो टोटल 3 टाइप्स के सोशल डिलेमास हमें बताए गए हैं: पब्लिक गुड प्रॉब्लम्स, सोशल ट्रैप्स एंड रिसोर्स डिलेमास। पब्लिक गुड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि यहाँ पे हमें डिलेमा क्या आता है, कि प्रॉब्लम क्या आती है, वेदर टू कंट्रीब्यूट टू अ प्रोजेक्ट दैट बेनिफिट्स एवरीवन। कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन दिया जा रहा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए पूछा गया है, लेकिन जब आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो फ़ायदा सिर्फ आपको नहीं होगा बल्कि
पूरी सोसाइटी को सबको फ़ायदा होगा। ये डिलेमा है। अब यहाँ पे कई लोग सोच सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, फ़ायदा होगा तो उनको भी होगा लेकिन हमें भी तो फ़ायदा होगा, बट सब लोग ऐसे नहीं सोचते। कि कभी कभी क्या होता है कि आप सोचते हो, लोग सोचते हैं, आप नहीं, लोग सोचते हैं कि यार जब फ़ायदा काम मैं कर रहा हूँ तो फ़ायदा सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, सबको फ़ायदा क्यों मिल रहा है, ये चीज़ हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप अपना पैसा या टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो उसका फ़ायदा होगा वो पूरी सोसाइटी को मिलेगा या फिर दूसरे लोगों को मिलेगा या फिर सब लोगों को मिलेगा, तो वहाँ पर आपके पास चॉइस होती है कि क्या आप अपना पैसा, एफर्ट, टाइम वहाँ लगाना चाहते हो, नहीं लगाना चाहते। क्लीनिंग द कॉमन एरिया ऑफ सोसाइटी, द डिलेमा इज वेदर टू कंट्रीब्यूट टाइम, एनर्जी और मनी, द प्रोजेक्ट इज मोर सक्सेसफुल विद मोर कंट्रीब्यूटर्स। कि अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपको बोला जाए कि हमारे एरिया की जो नदी है वो बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है, और आप सब लोगों को उसमें मदद करनी है। अब आपको वहाँ पे क्या है, अपना टाइम भी लगाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी भी लगानी पड़ेगी और अपना पैसा भी लगाना पड़ेगा। अब आप सोचिए नदी साफ़ होगी, उससे मेरे को तो सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ना, वो तो सब लोगों को फ़ायदा है। तो मैं मदद करूँ ना करूँ, मैं जाऊँ वो मदद करने, अपना इतना पैसा जो मैंने कमाया वो मैं लगाऊँ उस चीज़ में जिससे सिर्फ और सिर्फ मुझे तो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये वाले डिलेमास जो होते हैं कि आपको अपनी मदद करनी है, अपना टाइम, एनर्जी और मनी लगाना है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी रिजल्ट होगा वो उससे सबको फ़ायदा होगा, तो वहाँ पर डिलेमा आता है। उसे बोलते हैं पब्लिक गुड्स डिलेमा, कि पब्लिक का बेनिफिट इसमें होगा, सिर्फ आपका नहीं बल्कि पब्लिक का बेनिफिट होगा। उस तरीके के डिलेमा को पब्लिक गुड प्रॉब्लम कहा जाता है। सेकेंड आ जाता है सोशल ट्रैप्स। सोशल ट्रैप में क्या है, कि ट्रैप वर्ड आया है यानी कि आपको कुछ फंसाया जा रहा है यहाँ पर होता क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, कोई आप ऐसे काम करते हो जिससे आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि आप कोई पेस्टिसाइड्स या फिर कुछ केमिकल्स या फिर फर्टिलाइजर्स, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हो अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब शुरुआत में आपको बेनिफिट उससे हो सकता है कि आपकी वेजिटेबल्स अच्छे से ग्रो कर रही हैं, ठीक है, उसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है, लेकिन जब उस पेस्टिसाइड्स का आप लगातार यूज़ करते जाओगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो आपकी जो लैंड है, ठीक है, जिस पर आप अपने वेजिटेबल्स को ग्रो कर रहे हो, वो धीरे 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 जो आपकी सॉइल है, ठीक है, उस लैंड की वो ख़राब होती जाएगी और आपको लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स में आप देखते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करो, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको पता चलता है आप उसको अभी यूज़ करोगे तो आपको तुरंत तो ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलेगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ को लगातार यूज़ करते जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उसका फेस करना पड़ सकता है। ये बिल्कुल वैसे कि आप अगर अपने हेयर्स में, ठीक है, बालों में कुछ केमिकल या फिर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाते हो तो शुरुआत में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप ये करवाते जाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है लॉन्ग रन में कि आपको आपके जो हेयर हैं वो ख़राब होते जाएंगे या फिर और भी ज़्यादा उनकी नरिशमेंट इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो वो उसे हम बोलते हैं सोशल ट्रैप। अब वो तो आपका इंडिविजुअल फैसला था जो मैंने हेयर वाला एग्जाम्पल दिया है, बट जो ये वेजिटेबल्स वाले एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे क्या होगा कि लोगों को भी नुकसान होगा, कि जो लोग उन वेजिटेबल्स को या फिर सब फार्मर्स यही चीज़ करने लग गए तो शॉर्ट टर्म में सबको फ़ायदा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा कि अच्छे हाँ वेजिटेबल्स बड़ी अच्छी आ रही है, जो फार्मर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा, जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा कि धीरे धीरे सब्जियाँ खत्म होती जाएंगी और फिर जब कम सब्जियाँ होंगी तो वो और ज़्यादा महंगी होती जाएंगी। तो ये है सोशल ट्रैप। तो यहाँ पर फार्मर्स के पास चॉइस होती है या फिर लोगों के पास चॉइस होती है कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जो कि मुझे शॉर्ट टर्म प्लेजर देंगे और लॉन्ग रन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मैं जो है शॉर्ट टर्म में मुझे प्रॉब्लम होगी लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी, मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा, तो मुझे किस चीज़ पे चूज़ करना चाहिए, इसे हम सोशल ट्रैप बोलते हैं। थर्ड डिलेमा आ जाता है रिसोर्स डिलेमा। रिसोर्स डिलेमा में हमारे पास किसी भी पर्सन के पास, इंडिविजुअल के पास चॉइस होती है कि मैं अपना फ़ायदा देखूँ या फिर सोसाइटी का फ़ायदा देखूँ। यहाँ पे चूज़ हमें करना पड़ता है बिटवीन आर पर्सनल इंटरेस्ट, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट और कम्युनिटी या फिर एनवायरमेंटल इंटरेस्ट के बीच में। यहाँ पे रिसोर्सेज के ऊपर बात आ जाती है कि मैंने कोई कंपनी खोली है, ठीक है, मुझे पता है जो मेरी कंपनी है वो प्लास्टिक बनाती है, ठीक है, और जो वो प्लास्टिक को बनाते समय भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है और बाद में भी वो प्लास्टिक कभी ख़त्म तो होती नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ फिक करके और ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेगी। तो क्या मैं ऐसी कंपनी खड़ी करूँ, लेकिन मुझे भी पता है यार अगर मैंने ऐसी कंपनी बनाई तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। या फिर मैं कोई ऐसी कंपनी बनाती हूँ जिसके बाद में तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, मुझे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे, बट जो उसका वेस्ट मटेरियल है वो मुझे जो नेचुरल स्ट्रीम्स हो गई, ठीक है, रिवर्स वगैरह, इन सब में फेंकना पड़ेगा और उसका कुछ नहीं हो सकता और हम उसे कहीं नहीं फेंक सकते, सिर्फ वही एक रास्ता है। तो अब मुझे डिसाइड करना है कि यार मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचूं या फिर अपने एनवायरमेंट के बारे में सोचूं। तो इस तरीके का जब डिलेमा आता है तो उसे रिसोर्स डिलेमा कहा जाता है। तो ये थे 3 डिलेमास, सोशल डिलेमास जो हमने पढ़े, पब्लिक गुड्स प्रॉब्लम्स, सोशल ट्रैप, रिसोर्स डिलेमा। आई होप कि आपको समझ में आए हो। अभी आगे पढ़ते हैं। अब जो ये हमने डिलेमास पढ़े इनको कॉइन करा था गैरेट हार्डन ने, ठीक है, 1968 में। इन्होंने बोला था, इन्होंने किस तरीके से डिफाइन करा था सोशल डिलेमा उसको, कि कोई भी इंडिविजुअल जब एक्ट करता है अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए,
इग्नोरिंग द ग्रुप्स बेस्ट इंटरेस्ट, लेकिन ग्रुप के बेस्ट इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, यानी सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है उसके बारे में नहीं सोचता। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्स डेप्लीशन होता है। ठीक है, रिसोर्स डेप्लीशन, कि रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया कि मान लो एक फिशिंग कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है जो है फिश पकड़ने का काम करते हैं। अगर हर फिशरमैन यही सोचता रहे कि यार मैं सबसे ज़्यादा फिशेस पकड़ूँ, मैं सबसे ज़्यादा फिशेस पकड़ूंगा, सबसे ज़्यादा बेचूंगा, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा, और हर कोई यही सोच रहा है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि उस एरिया में या फिर जिस नदी में वो लोग फिश पकड़ रहे हैं, फिश पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, डेप्लीट्स होती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में क्या होगा कि वो पूरी एंटायर कम्युनिटी को अफेक्ट करेगा, कि हर पर्सन ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लूँ, तो धीरे धीरे मछलियाँ खत्म होती जाएंगी, फिर वो क्या पकड़ेंगे, फिर तो वो पूरी कम्युनिटी को ही, एक तो रिसोर्सेज यानी कि जो फिश है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, वो डाइवर्सिटी उनकी खत्म होती गई, साथ में जो पूरी कम्युनिटी है उनके लिए अब कुछ नहीं बचा कि अब वो क्या करेंगे। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में ग्रुप का इंटरेस्ट खराब होता गया, और जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी डिप्लीट होते चले गए। अब इन सोशल डिलेमास का सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इन सोशल डिलेमास को अवॉइड करने के लिए, अपने सोल्व करने के लिए। तो इनके सोल्यूशन में 4 सोल्यूशंस हमें बताए गए हैं, 4 I हमें दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड इंसेंटिव्स। इन्फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले कि यार लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि वो रैशनल डिसीजंस ले सकें, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कंजर्व मोर वाटर व्हेन दे अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्शंस कैन एलिविएट वाटर शॉर्टेज, कि हम लोगों को बताएं कि किस तरीके से वाटर कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से वो कंजर्व कर सकते हैं, और अगर वो कंजर्व नहीं करते हैं तो उनके अकेले ऐसा ना करने से कितना पानी ख़राब हो सकता है। यानी लोगों को इन्फॉर्म करें, कई लोगों को पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं पानी तो आधा पानी धरती पे है, ठीक है, तो कितना यूज़ कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी वजह से। तो उनको ये अवेयर कराएं कि नहीं, पीने लायक पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, उसी को आप लोग हर चीज़ में, हर काम में यूज़ करते रहेंगे तो उसकी वजह से धीरे धीरे पानी खत्म हो सकता है। तो ये अवेयरनेस उनको पहुँचाना, उनको इन्फॉर्मेशन देना सबसे पहले हमारा सोल्यूशन हो सकता है। सेकेंड है आइडेंटिटी। हमें ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मैं ही तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेरे अकेले अच्छा काम करने से या फिर रिसोर्सेज को बचाने से क्या ही हो जाएगा। तो लोगों को एक कम्युनिटी दी जाए, ठीक है, आइडेंटिटी दी जाए। ह्यूमन डिज़ायर्स टू बिलोंग सोशल ग्रुप, कि हर किसी को चाहिए, अच्छा मैं चाहता हूँ कि जो नदियों का पानी वो साफ़ होना चाहिए, लेकिन मेरे अकेले के करने से क्या होगा। तो मुझे मेरे जैसा अगर एक सोशल ग्रुप मिल जाए कि 10-12 जने जो मेरे जैसा सोचते हैं, तो एक तो मुझे अच्छा फील होगा कि मुझे लगेगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में और भी लोग हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग एफर्ट्स कर सकते हैं, और उस सोशल डिलेमा से कि यार मेरे ही करने से क्या हो जाएगा, हम लोग बच जाएंगे, और हम लोग भी सोशल रिसोर्सेज को बचाने में या फिर सोशल डिलेमास को दूर करने में हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम आइडेंटिटी लोगों को दे सकते हैं कि वो उनके लिए भी एक ग्रुप है, कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करूँ तो मैं कैसे करूँ, कि मैं अकेली हूँ जो ये सोच रही हूँ, या फिर अगर मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं वो भी सेम चीज़ सोच रहे होते हैं, तो मुझे मेरा एक ग्रुप मिल जाता है, तो मैं उस एक्शंस को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकती हूँ। थर्ड होता है इंस्टीट्यूशंस, कि मान लो मैं चाह तो रही हूँ कि मैं रिसोर्सेज को बचाऊँ, ठीक है, पानी को साफ़ करूँ, नदियाँ साफ़ करवाऊँ, या फिर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन अगर मुझे अपना मनी इन्वेस्ट करना है तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स बन सकते हैं, कुछ NGOs या फिर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा सकती है, जिसकी वजह से लोग उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जब नेचुरल क्लाइमिटीज़ कहीं होती है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो आपने एडवर्टाइजमेंट में या फिर फ़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स में आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा कि काफ़ी लोग होते हैं जो NGOs की तरफ से या फिर गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो है पॉलिसीज़ निकालते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि लोगों को मदद मिले। तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ किधर इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन्वेस्ट तो करना चाहते हो, आप चाहते हो आप लोगों की मदद करो, अपने पैसे के थ्रू मदद करो या फिर टाइम के थ्रू मदद करो, लेकिन कहाँ से करेंगे। तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, अगर ट्रस्ट वर्थी इंस्टीट्यूट्स अगर बनाए जाए, तो वो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सोशल डिलेमास रिड्यूस हो सकते हैं। लास्ट आ जाते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या, कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लोग पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। जैसे कई बार होता है कि जो लोग बहुत अच्छा महान काम करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा सोशल वर्क करते हैं, तो एरियाज़ में उनकी फ़ोटोज़ लगाई जाती है ना, या फिर उनके स्टैचूज़ बनाए जाते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट में या फिर न्यूज़ वगैरह में उनको काफ़ी ज़्यादा बुलाया जाता है, या फिर उनके बारे में बताया जाता है, तो वो एक तरीके से रिवॉर्ड है उनके लिए। तो जो दूसरे लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, यार हमें भी करना चाहिए काम। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं, इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड इंसेंटिव्स, जिसके थ्रू सोशल डिलेमास का सोल्यूशन हो सकता है। अब इसमें कुछ इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं कि सोशल डिलेमास है या फिर कोई भी आपको इशू पता चला है, प्रॉब्लम पता चली, तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है, क्या इंटरवेंशन उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा अपना स्पेसिफिक बिहेवियर है, फिर किसी का स्पेसिफिक बिहेवियर है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टारगेट वेस्ट डिस्पोजल बिहेवियर इन अ सोसाइटी, कि कोई एक सोसाइटी है जहाँ पे कहीं पर भी वो लोग कूड़ा फेंकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ उस बिहेवियर को हमें इंप्रूव करना है।
उसके लिए इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी बनानी है। तो मैंने एक स्पेसिफिक बिहेवियर डिसाइड करा कि वेस्ट डिस्पोजल बिहेवियर को हमें ठीक करना है। सेकंड हो गया आइडेंटिफाई प्राइमरी फैक्टर्स, कि हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग ऐसा काम करते हैं, कि उनकी वैल्यूज़, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, उनका एटीट्यूड है हम तो कहीं भी फेंकेंगे, या फिर उनको कोई सोशल नॉर्म्स नहीं पता। तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप आएगा कि हम डेवलप करेंगे इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी। अच्छा, हमें पता चल गया हमें क्या ठीक करना है, उसके पीछे के कारण हमें पता चल गए, रीजंस पता चल गए। अब हम इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी यानी कि अपना सोल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। फोकस ऑन फैक्टर्स लीडिंग टू द प्रॉब्लम। अब जब हम इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे तो हमने ये डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, कि लोगों को पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, लोगों को यही नहीं पता कि भाई ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं, इसे प्रॉब्लम कहा भी जाता है कि नहीं कहा जाता है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम, इसकी वजह से हमें फ्यूचर में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव इंपैक्ट हमें हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि हम कूड़ा फेंके जा रहे हैं, इकट्ठा करे जा रहे हैं अपने आसपास के एरिया में, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होगा, एनवायरमेंट जो खराब हो रहा है, उसकी वजह से हमें भी हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि उनको अवेयरनेस दें, उनको बताए कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। फोकस ऑन द आउटकम्स। यहाँ पर फिर हम दूसरा स्ट्रैटेजी बनाते समय दो तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एक तो फैक्टर्स को लेकर के, कारक जो हो गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई है, उससे लेकर के स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। दूसरा उनके आउटकम्स को भी सॉल्व करा जाएगा। रीइंफोर्समेंट फॉर प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर्स, कि जो भी लोग प्रो एनवायरमेंटल बिहेवियर की, जो लोग साफ सफाई रखेंगे, इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे, उस ऐसे बिहेवियर को रीइंफोर्स करा जाएगा। लास्ट हो जाता है इवेल्युएट इंटरवेंशंस, कि हमने जो इंटरवेंशन बनाई है हम चेक करेंगे कि क्या है ये सही है, ये अच्छी थी, ये इफेक्टिव रही है, नहीं रही है, या फिर इसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वही तरीके से हमें इवेल्युएट करना होता है अपने इंटरवेंशन को। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहले आप डिसाइड करोगे किसे चेंज करना है, सिलेक्शन करोगे। दूसरा आप देखोगे कि किस तरीके से इसे चेंज करा जा सकता है, कौन से प्राइमरी फैक्टर्स हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर तीसरे इंटरवेंशन बना देंगे। फिर चौथा स्टेप है उसे इवेल्युएट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सोशल डिलेमा। आई होप कि पूरा कंसेप्ट आपको, टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार दोबारा से रिपीट करके देखना थोड़ी टाइम बाद, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कंसेप्ट जो एक बार में समझ में नहीं आते, बट सेकंड या थर्ड टाइम में हमें धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। तो अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करो और आराम से टाइम लगा करके पढ़ो। लास्ट इसका जो टॉपिक है इस यूनिट में, आज की वीडियो में, वो है सोशल डिज़ाइंस। सोशल डिज़ाइन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताई गई है। डिज़ाइनिंग सेटिंग्स टू मीट द डिज़ायर्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सोशल डिज़ाइन का मतलब है कि हम ऐसे अपने इन्वायरमेंट को डिज़ाइन करते हैं जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन नीड्स और इंडिविजुअल्स की कोई भी नीड्स है, डिज़ायर्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा कि किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट हम लोग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कि मान लो कोई एक एरिया है जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ठंड होती है कि लोग घर से बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके एरिया को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उनके घरों को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए और उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल हो सके। या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, राजस्थान एरिया वगैरह टाइप, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एसीज़ का यूज़ कर सकते हैं लोग अपने घर में, ठीक है। फिर वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहाँ पे पानी की कमी है तो वहाँ पे पानी और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है, साफ़ पानी उनको दिया जा सकता है। तो किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करें कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सके। कि मान लो कोई एक एरिया है जहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, वहाँ पे चेंजेस क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, कि हम अच्छे एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे डेवलप करें और हेल्थ सेंटर्स वहाँ पे डेवलप करें, तो उस एरिया को और ज़्यादा फुलफिल हम लोग बना सकते हैं ताकि हमारा बिहेवियर पॉजिटिवली चेंज हो सके। उसे सोशल डिज़ाइन कहा जाता है। अब यहाँ पर जब हम सोशल डिज़ाइन की बात करें तो सिर्फ टेक्निकल डिज़ाइंस की इधर बात नहीं होती है। टेक्निकल डिज़ाइन से डिफरेंट है ये। टेक्निकल डिज़ाइंस की सब कुछ बहुत सुंदर, आर्किटेक्चुअली सब कुछ अच्छा करना, वो इधर बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हम ह्यूमन्स के ऊपर ज़्यादा बात करें कि ह्यूमन बिहेवियर में उसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग डिटेल्स पर हम लोग फोकस करेंगे। तो ये था सोशल डिज़ाइन। अब हमारे इस सोशल डिज़ाइन के गोल्स क्या होते हैं, कि मैं अगर कोई डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं अपने किसी एरिया को या फिर किसी स्कूल को या फिर अपने घर को या किसी वर्किंग प्लेस को अगर मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, तो मेरे क्या गोल्स होने चाहिए उसे डिज़ाइन करते समय। सबसे पहला गोल होता है मीटिंग ऑक्यूपेंट्स नीड्स, ठीक है। अब ये आपको अल्फा प्रेस, बीटा प्रेस, ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात ये है कि ऑक्यूपेंट्स नीड्स की जिनके लिए भी, ठीक है, जिन इंडिविजुअल्स के लिए वो सोशल डिज़ाइन करा जा रहा है, उनकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोई क्लासरूम डिज़ाइन कर रही हूँ तो मेन गोल क्या होगा कि बच्चों की लर्निंग एनहांस हो। तो मैंने एरिया को ऐसे डेवलप करा, क्लासरूम को ऐसे डेवलप करा कि बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी, नॉइज़ नहीं आएगी, रूम का टेम्परेचर एकदम बराबर है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है। उसमें मैंने जो है फैंस और हर सीट्स को जो है इतना कंफर्टेबली डिज़ाइन करा कि एक सीट पर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बैठेंगे और सब कंफर्टेबल होंगे। वो अपने जो क्लासरूम काफ़ी साफ़ सुथरा है, क्लीन है,
तो ये सब चीज़ें मैंने डिज़ाइन करी हैं। लाइटिंग बहुत प्रॉपर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिम लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं है, मॉडरेट लाइट है। तो ये क्या हो गया कि इसकी वजह से लर्निंग एनहांस होगी। तो हमारे जो ऑक्यूपेंट्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं जिनके लिए स्पेशली ये सब करा जा रहा है, उनकी जो नीड्स है वो भी फुलफिल होनी चाहिए वहाँ पर। तो पहला गोल क्या होगा, मीटिंग ऑक्यूपेंट्स या फिर जो भी जिनके लिए वो डिज़ाइन करा जा रहा है उन्हें ऑक्यूपेंट्स कहा जा रहा है, तो उनकी नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड है एंश्योरिंग यूज़र सेटिस्फैक्शन। एंश्योरिंग यूज़र सेटिस्फैक्शन कि जिनके जो भी यूज़र हैं उस सोशल डिज़ाइन को जो भी यूज़ करेंगे वो लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए कि आपने किसी का रूम जो है सोशल डिज़ाइन करा है, आपने किसी ऑफिस को डिज़ाइन करा है, तो उस ऑफिस के जो लोग हैं वो लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए। उन्हें उनके मन में ये नहीं रह जाना चाहिए कि यार ये चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये ऐसे हो जाता, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए उस सोशल डिज़ाइन से, ये चीज़ मेक श्योर करनी होती है। थर्ड होता है चेंजिंग बिहेवियर, कि अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी एरिया को, किसी भी सोशल जो है एरिया को, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज उसकी वजह से आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव चेंज नहीं आना चाहिए कि आपने जो है क्लासरूम जो है डिज़ाइन करी थी कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, उनका लर्निंग एनहांस हो, और आपने इतनी डिम लाइट कर दी उनको रिलैक्स करने के चक्कर में कि भाई अब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि पॉजिटिव चेंज आना चाहिए कि अगर कोई कंपनी में आपने डिज़ाइन करा है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होनी चाहिए, या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा और ज़्यादा मोटिवेटेड होने चाहिए अपने काम को लेकर के। तो बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर बाहर आना चाहिए हमारे सोशल डिज़ाइन की वजह से। तो ये हमारा थर्ड गोल होता है। फोर्थ गोल है फैसिलिटेटिंग सोशल सपोर्ट, कि सोशल डिज़ाइन आपको ऐसा करना है जिससे कि सोशल सपोर्ट इंक्रीज़ हो। कि अगर मैं क्लासरूम डिज़ाइन कर रही हूँ या फिर कोई ऑफिस डिज़ाइन कर रही हूँ, तो ऑफिस को मेरे को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। ऐसा ना हो कि मैंने सब जनों का अलग अलग कैबिन कर दिया कि एक कैबिन में एक ही जना बैठेगा, किसी से बात नहीं होगी, अकेला ही रह जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें फर्नीचर को इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, ताकि सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज़ हो। कि मैंने क्लासरूम को डिज़ाइन करा तो एक सीट पर सिर्फ एक ही बच्चा नहीं बैठेगा, बल्कि एक सीट पर 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, ठीक है। जो स्कूल्स में जो हमारी टेबल्स होती हैं, डेस्क होती हैं, वो ऐसी होती है कि एक सीट पर 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों में भी सोशल सपोर्ट हो, एक दूसरे से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, इंटरेक्शन हो और एक दूसरे की मदद कर सके। इस तरीके का सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए। फिर है एनहांसिंग कंट्रोल, कि मेरा गोल होना चाहिए कि जब मैं सोशल डिज़ाइन करूँ तो उस एनवायरनमेंट पर कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी यूज़र्स हैं, उनका कंट्रोल हो, कि वो लाइट को मैनिपुलेट कर सकें, अपनी मर्ज़ी से डिम कर सके, अपनी मर्ज़ी से जो है ब्राइट कर सके। जो रूम का टेम्परेचर है उसमें एसी को वो लोग जो है रूम के टेम्परेचर को वो लोग चेंज कर सकें, ठीक है, उसको वो फैसिलिटेट कर सकें। तो ये इतना कंट्रोल उनके पास होना चाहिए। लास्ट हो गया यूज़ इमेजिबिलिटी। इमेजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि नेविगेट करना उस एरिया को वो ईजी होना चाहिए। कि आप किसी मॉल में गए हैं और वो मॉल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यही नहीं पता कि यार मेल्स का सेक्शन किधर है, फीमेल्स के लिए सेक्शन किधर है, चाइल्ड सेक्शन किधर है, ठीक है, आपको कुछ नहीं उधर समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कि अगर स्कूल्स में भी है तो स्कूल में बच्चों को याद रह जाए, पता हो कि भाई कैंटीन किधर है, ठीक है, लाइब्रेरी किधर है और क्लासरूम किधर है हमारी, वो चीज़ उन्हें ईजिली याद हो सके और समझ में आए। जैसे जब कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी मैप्स वगैरह होते हैं कि आपको पता होगी कौन सा रूम किधर है, लाइब्रेरी किधर है, तो वो नेविगेट करने में आसानी हो। बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए दैट ईजी टू नेविगेट एंड अंडरस्टैंड, कि जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा रूम किधर है। तो ये कुछ हमारे 6 गोल्स होते हैं सोशल डिज़ाइनिंग के। और जो ये सोशल डिज़ाइन होता है ये हम इंडोर्स पर और आउटडोर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। कि कोई हमें अम्यूज़मेंट पार्क अगर बनाना है, ठीक है, तो उसको डिज़ाइन करना है तो उसको भी, वो आउटडोर में आ गया, उसको भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी पार्क को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, किसी एरिया को डिज़ाइन कर सकते हैं। इंडोर में हाउस हो गया, स्कूल्स हो गया, ठीक है, मॉल्स वगैरह हो गया, तो किसी को भी हम लोग इंडोर आउटडोर दोनों पे सोशल डिज़ाइन सप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें लास्ट इसमें पॉइंट आ जाता है डिफेंसिबल स्पेस थ्योरी। ये जो डिफेंसिबल स्पेस थ्योरी है ये हमें दी थी जेन जैकॉब्स और ऑस्कर न्यूमैन ने। इन्होंने बोला था कि जो हमारा फिजिकल डिज़ाइन होता है, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो क्राइम के ऑक्यूरेंस को, कि क्राइम होगा या नहीं होगा, उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी है उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इन्होंने कैसे बताया था, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स दिए थे जिसके थ्रू इन्होंने बोला कि अगर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से क्राइम इन्फ्लुएंस हो सकता है। सबसे पहले है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या है, क्लियर लाइन्स ऑफ साइट इन पब्लिक एरियाज़। कि अगर कोई पब्लिक एरिया है जहाँ पर लोग छुपने की जगह कम है, ठीक है, लोग किसी को भी आराम से देख सकते हैं, छुपने की जगह बहुत कम है, तो वहाँ पर क्राइम रेट कम होता है। ये इनका कहना है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो भी अगर कोई चोर है या फिर कोई भी बंदा है जिसने कुछ क्राइम करा है, उसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो जब क्लियर विजिबिलिटी होती है, क्लियर लाइन ऑफ साइट होती है पब्लिक एरिया में, तो वहाँ पर जो है क्राइम रेट कम हो सकता है, क्राइम होने के चांसेस कम हो सकते हैं। सेकेंड है रेजिडेंट प्रेजेंस, एक्टिव यूज़ ऑफ स्पेस बाय रेजिडेंट्स। कि अगर ऐसा एरिया है जहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, फिर ऐसा एरिया जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है, या फिर जो रेजिडेंटल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन एक्टिवली एक दूसरे से जो है मिलते जुलते हैं, या फिर जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा काम होता रहता है कि लोग आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पर भी चांसेस कम होते हैं क्राइम होने की।
क्योंकि वो चहल पहल वाला एरिया होता है। दूसरा होता है सोशल इन्वॉल्वमेंट, कि जब जिस एरिया में लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बना करके रखते हैं, एक दूसरे के ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पर भी चांसेस कम होते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होते हैं या फिर जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। किसी को कुछ नहीं पता होता कि सामने वाले फ्लैट में या फिर नीचे वाले फ्लोर पे कौन रह रहा है। लेकिन जो छोटे एरियाज़ होते हैं, ठीक है, गाँव के एरियाज़ हो गए, वहाँ पर सब लोग को पता होता है कि किसी के घर में कौन गेस्ट आए हैं, कहाँ से आए हैं, या फिर किसी के घर में क्या फंक्शन है, सब चीज़ सबको पता होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से सोशल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर चांसेस कम होते हैं। जब सोशल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिटी एक दूसरे के मेंटेनेंस में एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे से सोशली, तो वहाँ पर क्राइम रेट कम होते हैं। फोर्थ है एक्सेस एंड एस्केप रूट्स। अगर कोई ऐसी कंपनी या फिर ऐसा ऑफिस या फिर घर भी ऐसा है जहाँ पर जो एंट्री करने का एरिया है, ठीक है, जो एंट्री रूट है वो सिर्फ एक ही है, लेकिन जो एग्जिट करने के रूट्स हैं वो एक से ज़्यादा हों, लेकिन वो सिर्फ आपको पता हो, ठीक है, तो वहाँ पर वो बेनिफिशियल होता है किसके लिए, जो विक्टिम्स हैं या फिर जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन जो क्रिमिनल है उसके लिए वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो यार एक ही दरवाज़ा था जिधर से आ सकता है, वो भी सब बंद हो गया है, और या फिर वही एक दरवाज़ा था वो उस क्रिमिनल ने बंद कर दिया, तो उसे लग रहा है यार जो विक्टिम है या फिर जो भी इस रूम में या इस घर में जो भी रहने वाले इंसान है उनके पास तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन जो उस घर में रहने वाले लोग थे उनके पास एक सीक्रेट एग्जिट रूम था, एग्जिट डोर था जहाँ से वो भाग गए। तो ये भी हो सकता है कि एक्सेस रूट एक हो और एस्केप रूट जो है वो ज़्यादा हो या फिर एक से ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जो विक्टिम्स हैं उनके लिए वो बेनिफिट हो सकता है। फिफ्थ है अट्रैक्टिव सराउंडिंग्स, कि जब जो सराउंडिंग है यानी कि जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, कि गार्डन्स में बहुत ज़्यादा जो है झूले वगैरह हों, तो बच्चों का मन करता है कि वो जाए उधर, तो उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर के जाते हैं, वहाँ पे चहल पहल बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो जब अट्रैक्टिव सराउंडिंग होता है इस वजह से वो जो केयरिंग बिहेवियर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, कि लोग उधर की साफ़ सफाई भी रखेंगे। अगर कोई एरिया जो बहुत ज़्यादा सुंदर है तो लोगों को इतने चांसेस नहीं होते कि वो उधर कूड़ा वगैरह फैलाएं, लेकिन अगर आप कहीं देखते हो कि वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा कूड़ा फेंका हुआ है और आपके हाथ में भी कोई ऐसा रैपर वगैरह है, तो आप उधर ही फेंकोगे जिधर बहुत ज़्यादा कूड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि लोगों ने ऑलरेडी इधर बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह करके रखा हुआ है। लेकिन जो बहुत ही सुंदर एरियाज़ होते हैं, जैसे हम अपने खुद के घर को हमेशा साफ़ रखते हैं, मोस्टली साफ़ रखते हैं, कहीं भी कूड़ा वगैरह नहीं फेंकते, ऐसे कुछ भी खा करके फिर गिर भी जाते तो उसे साफ़ करते हैं, क्योंकि हमें वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है हमारे लिए। तो वही चीज़ है कि अगर सराउंडिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो हम लोग भी उनकी केयर करते हैं उस एरिया की, कि वहाँ से भी कोई सामान चोरी ना हो जाए, वहाँ पर भी कुछ गलत ना हो, तो हम लोग केयरिंग हो जाते हैं वहाँ के, तो वहाँ पर भी क्राइम जो रेट है वो कम होते हैं। लास्ट है स्ट्रक्चरल सेफगार्ड्स, सिंपल चीज़ कि भाई कैमरास वगैरह लगे होने चाहिए, जो है सिक्योरिटी गार्ड एरिया में होना चाहिए, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी फिजिकल फीचर्स यहाँ पर जो कैमरास वगैरह की बात इधर हो रही है। तो ये है डिफेंसिबल स्पेस थियरी जो दी थी जेन जैकोब्स और ऑस्कर न्यूमैन ने, कि हमारा फिजिकल एरिया कैसा है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, डिज़ाइनिंग कैसी है, वो भी हमारे क्राइम रेट को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकती है। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारा सोशल साइकोलॉजी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करने के लिए, जिससे ह्यूमन बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, सेफ्टी इंक्रीज़ हो सकती है, क्रिमिनल रेट भी डिक्रीज़ हो सकता है, प्रोडक्टिविटी भी ह्यूमंस की बढ़ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से कि सोशल साइकोलॉजी एनवायरनमेंट में क्या इंटरेक्शन है, किस तरीके से हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट को, सोशल डिलेमास क्या होता है, 3 टाइप्स के हमने सोशल डिलेमास भी पढ़े थे, सोशल डिज़ाइन क्या होता है और किस तरीके से हमारा सोशल डिज़ाइन क्राइम्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो भी हमने पढ़ा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पूरे यूनिट जितनी भी हमने पढ़ी है वो सब अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, और आप टेलीग्राम पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी जब ये पूरी यूनिट यूट्यूब पर कवर हो जाएगी उसके बाद। तो